Good evening, everyone. I'm your mentor and host, Sanjay Kumar. I welcome you all in GSGA with Sanjay Sir's YouTube channel. चलिए आइए हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, जिसका भाग 1 इसके पहले के वीडियो में अपलोड हो चुका है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, वो तुरंत जाके प्लेलिस्ट में जाके सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस से और वहाँ पे जाके आप भाग 1 को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे भाग 2 के बारे में, मतलब पार्ट 2 के बारे में और जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर अलग-अलग वेरिएशंस के बारे में, अलग-अलग फंक्शंस के बारे में जो आरबीआई में आपको देखने को मिलते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए बात करते हैं। तो आइए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसके बारे में क्या जानकारी करी थी, आइए देख लेते हैं एक बार ये सारी बातें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कल हम लोगों ने आरबीआई के हिस्ट्री के बारे में बात करी कि आरबीआई की हिस्ट्री क्या है। थोड़ा-सा उसको रिवाइज़ कराते हुए मैं आगे चलूँगा आप लोगों को, जल्दी-जल्दी से रिवाइज़ होगा वो, ठीक है? ऑफिसेज़ कहाँ-कहाँ पर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन-कौन से होते हैं और आज हम जिस स्पेशली बात करने वाले हैं, वो हम लोगों पे बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनता है एक और आरबीआई के वेरियस फंक्शन एंड अदर सब्सिडरीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं करेंसी के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जीएसजीए विद संजय सर से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आरबीआई को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था कि आरबीआई को आफ्टर द चैम्बरलिन कमिटी के बाद में यहाँ पर बनाया गया है एंड चैम्बरलिन कमिटी एंड हिल्टन इन कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद में यहाँ पर बनाया गया है। आरबीआई का एक्ट 1934 में बना। आरबीआई जो है वो 1935 बना 1 अप्रैल को और शुरू-शुरू में आरबीआई मुंबई में था, सॉरी कोलकाता में था, बाद में उसको मुंबई शिफ्ट किया गया था 1937 में। उसके बाद अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आरबीआई के रिलेटेड मैंने वेरियस एक्ट्स के बारे में और करंटली यहाँ पर जितनी भी आरबीआई रिलेटेड जानकारी वेबसाइट पे होती है, वो सब मैंने यहाँ पर बताए थे। इवन दो पॉलिसी रेट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में करी है। तो आप उस क्लास को पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद में इस क्लास में आएँ तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? उसके अलावा मैंने कहा था आरबीआई ने म्यांमार और पाकिस्तान को भी कुछ समय के लिए यहाँ पर एज़ अ सेंट्रल बैंक सर्व किया है। एज़ अ सेंट्रल बैंक उनका यहाँ पर साथ दिया है, एज़ अ सेंट्रल बैंक उसको गाइड किया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। शुरू-शुरू में आरबीआई जो था वो एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में था, जिसको कि 5 करोड़ रुपए बनाए गए। इसमें ज़्यादातर जो शेयर होल्डर्स थे वो इंडिया के ही स्वदेशी बैंक हुआ करते थे और थोड़ा पैसा जो है उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आरबीआई के बनने में लगाया था। तो इसलिए प्राइवेट एंटिटी होने के साथ-साथ आरबीआई को बाद में यहाँ पर क्या किया गया था, नेशनलाइज़ किया गया था। इसीलिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइज़ेशन किया गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी बातें करते हुए हम लोग ओरिजिन ऑफ आरबीआई के बारे में बात करते हैं। उस एक्ट जिसकी बात करी जाए, गवर्नमेंट ने कौन-सा एक्ट पास किया था? तो आरबीआई एक्ट ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1949 को यहाँ पर पास किया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सारी बातें करते हुए हम यहाँ पर बात कर रहे थे आरबीआई के यहाँ पर कार्यालय कितने-कितने हैं? तो टोटल 31 यहाँ पर कार्यालय हैं। एक प्रधान कार्यालय है, जिसको हम लोग हेड ऑफिस बोल देते हैं मुंबई में। लोकल या स्थानीय बोर्ड जिसको बोला जाता है, वो आपका दिल्ली ज़ोनल बोर्ड, ज़ोनल ऑफिसेज़ जिसको बोला जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है। उसके बाद क्षेत्रीय रीजनल अगर हम लोग बात करें, तो वो आपके 27 एरिया में आपको देखने को मिलता है। उसके ऑफिस के साथ-साथ में एस्टैब्लिशमेंट आपका ट्रेडिंग को लेकर भी है। फिर उसके अलावा मैंने यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बात करी थी, जो कि टोटल 21 हैं, 5 ऑफिशियल हैं और 16 नॉन ऑफिशियल आते हैं। 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। करंटली गवर्नर जो हैं वो 26वें गवर्नर हैं, संजय मेहरोत्रा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। करंटली यहाँ पर कौन है भैया? संजय मेहरोत्रा। और इसके ही तरह अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो और डिप्टी गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे टी रविशंकर, दैट आफ्टर एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकीरमन और लेटेस्ट के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पूनम गुप्ता मैम। इसके अलावा 2 मेंबर जो होते हैं, वो आपके आते हैं कहाँ से? वो आते हैं अदर आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। 4 जो होते हैं वो ज़ोनल ऑफिस के ही हेड होते हैं, जैसे मैंने बताया था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के जो हेड होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा बात करी जाए यहाँ पर, तो 10 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर नॉमिनेटेड होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 11 दिसंबर 2024 से यहाँ पर संजय मल्होत्रा ने ऑफिस को यहाँ पर टुक किया है, ऑफिस को यहाँ पर ओथ ली है, ऑफिस में यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, जिसका टेन्योर अभी 3 साल के लिए यहाँ पर क्या किया है, बनाया गया है, बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उसके अलावा अगर बात करोगे तो इसके पहले जो रवि गुप्ता सर हैं वो सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, प्रीवियसली वो रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। क्लियर है? तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बात आपको देखने को मिलती है। आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट जैसे मैंने कहा 35 में हुआ। पहले कौन थे? सबसे पहले यहाँ पर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ऑसबोर्न स्मिथ यहाँ पर सबसे पहले हुआ करते थे। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज़ ऑसबोर्न स्मिथ। पहले गवर्नर जो इंडिपेंडेंस के टाइम थे या पहले इंडियन गवर्नर 1943 में आए थे, 1943 में आए थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। सबसे लंबे अगर आपको पूछा जाए कि भाई सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग यहाँ पर बेनेगल रामाराव, बेनेगल
रामा राव जो हैं, वो सबसे लंबे समय तक यहाँ पर सर्व कर रहे थे। 1949 में इन्होंने अपना समय शुरू किया था, 1957 तक ये यहाँ पर गवर्नर रहे थे। 8 सालों तक यहाँ पर 8 इयर्स तक यहाँ पर रहे थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट इंडियन अगर पूछा जाएगा तो आई होप आप नाम दे दोगे यहाँ पे सीडी देशमुख सर, क्लियर है? तो ये बड़े इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सिटी देशमुख सी जो कि सबसे लंबा बेनिका कामा शक्तिकांत दास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में और यहाँ डिजिटल करेंसी में इन्होंने काम किया। इसके पहले जो 2018 से लेके 2024 तक थे, 2018 से लेके 2024 तक दिसंबर में आपको देखने को मिलते हैं और 11 दिसंबर को इनको जो है क्या कर दिया जाता है, चेंज करके संजय मल्होत्रा सर यहाँ पर आ जाते हैं। करंटली यहाँ पर कौन है भाई? संजय मल्होत्रा जो कि कौन से हैं भैया? 26वें यहाँ पर आपके आरबीआई गवर्नर हैं, रिसेंटली प्रेजेंटली हैं। तो ये अब हम यहाँ पर बात करेंगे आरबीआई के ऑफिसेज़ में अगर आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको जो है एक हायरार्की देखने को मिलेगी, एक क्रम देखने को मिलेगा, पद का क्रम देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आपके गवर्नर होते हैं, फिर उनसे जूनियर आपके डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और फिर आपका सपोर्ट स्टाफ आता है। इस प्रकार की एक हायरार्की चलती है। इसके पहले अगर आप बात करोगे तो एम के जैन, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा, एम आर राव और टी रविशंकर थे। इनमें से ये दोनों तो अभी ऑफिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्होंने अभी ऑफिस को जो है यहाँ पर एक तरीके से रिजाइन कर दिया है या इनका टेन्योर पूरा हो गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो इनकी जगह पर करंटली अगर यहाँ पर आप बात करोगे तो माइकल डी पात्रा की जगह पर यहाँ पर कौन आ चुके हैं? ठीक है, पूनम गुप्ता और यहाँ पर आप बात करोगे, ठीक है, एम के जैन की जगह पर आप यहाँ पर बात करोगे तो स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको चीज़ों को समझना। ये पुराना डेटा है, किस सेक्शंस के तहत इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनको किस सेक्शंस के तहत पावर मिलती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है? सेक्शन 8 1 क्लॉज़ ए, ठीक है? उसके अलावा आपके अदर यहाँ पर मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें, ये कल मैं बातें कर चुका था। इसके अलावा यहाँ पर अब ये देखोगे तो करंटली यहाँ पर संजय मल्होत्रा सर का आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। एक और नाम मैंने यहाँ पर अभी बताया आपको, क्या? पूनम गुप्ता मैम, क्लियर है? लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो जान लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर आप इसको जानना। तो थोड़ा ज़ूम करके आते हैं कब से कब तक कौन रहा है यहाँ पर आपको सामने दिखाई देगा। स्वामीनाथन सर जो हैं 2023 से हैं, टी रविशंकर सर 21 से हैं, एम राजेश्वर राव, ठीक है, 20 से हैं, फिर ऑनवर्ड उनका जो है टेन्योर को बढ़ाया गया है यहाँ पे, क्लियर? तो ये आपके जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, उनको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया है। और लेटेस्टली यहाँ पर पूनम गुप्ता मैम 1 अप्रैल 2025 से ही अपॉइंट हुए हैं। कब से अपॉइंट हुए हैं भाई? 1 अप्रैल 2025 से आपको यहाँ पर पहली वुमेन रोल में यहाँ पर 1 साल बाद ओवर द डेकेड्स आपको देखने को मिला है। इसके पहले जो ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में लीड इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक में थे ये पहले। इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ में, तो बड़े-बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रह चुके हैं। रोल बात करी जाए तो मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर में भी ये मेंबर एडवाइजरी रोल में हैं। वेरियस अलग इकोनॉमिक कमिटी में आपको देखने को मिलता है। वर्क कर चुके हैं यहाँ पर ये वर्ल्ड बैंक के साथ, आईएमएफ के साथ में। इवन तो बहुत ज़्यादा इनको रिकॉग्निशन भी मिला है। पीएचडी एक्सिम बैंक ने इनको इनकी पीएचडी का वर्क ऑफर किया हुआ है। तो अलग-अलग यहाँ पर इनके जो है आपको करियर हाइलाइट्स और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट इनको दिखाई देगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो लेटेस्ट जो आते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डिटेल में आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, चीज़ों को समझाया है। इसके अलावा एक्ट्स मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? इससे रिलेटेड एक और वीडियो जो है बहुत जल्दी ही चैनल पर आने वाली है, उसको आप देख पाओगे, जहाँ पर डिटेल ऑफ सारी एक्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूँगा, जहाँ से क्वेश्चन निकलने की संभावना इवन इंटरव्यू में, ठीक है? और इवन आपका जो है मेंस के एग्ज़ामिनेशन में, खासकर स्पेशली आपके बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। चाहे वो आप एसबीआई की बात कर लीजिए, आरबीआई की बात कर लीजिए, आईबीपीएस की बात कर लीजिए, आरआरबी की बात कर लीजिए, यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं, जो आज हमको मेन बात करनी है, वो हमको बात करनी है लोगो, लोगो ऑफ आरबीआई। तो करंटली अगर आप यहाँ पर देखोगे, आरबीआई के लोगो में करंट डेट में आपको पाम ट्री देखने को मिलेगा और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। तो पहले क्या ऐसा था या पहले से ही ऐसा लोगो था? नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहले डबल मोहर था, एक उनकी मोहर हुआ करती थी, 2 मोहर्स बोलते थे उसको, उसमें यहाँ पर आपको लायन देखने को मिलता है और पाम ट्री देखने को मिलता है। बाद में इसको चेंज करके टाइगर के लोगों को फीचर किया गया, जो कि सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, पावर को, और रिप्लेस किया जिसने लायन को, जो पहला इसमें इंसिग्निया हुआ करता था, पहले जो मोहर और पहचान हुआ करती थी। पीछे आपको पाम ट्री दिखाई देगा, टाइगर के जस्ट पीछे, जो रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिकल नेचर को, क्योंकि भारत एक ट्रॉपिकल देश आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। क्लियर है? इस तरीके से ट्रॉपिकल रीजन में आता है भारत।
तो इसीलिए यहाँ पर ट्रॉपिकल नेचर ऑफ इंडिया को देखने को मिलता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी यहाँ पर ये शो करता है। जब 1935 में यहाँ पर आरबीआई को स्थापित किया था, तभी आरबीआई का ये लोगो स्थापित कर दिया गया था और इस लोगो में आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में, देवनागरी लैंग्वेज में मतलब आपको हिंदी वाली जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? ये देवनागरी लिपि है, स्क्रिप्ट अलग चीज़ होती है, बात समझना। इसको लिपि बोलते हैं, लिखना बोलते हैं, लैंग्वेज अलग होता है, जिसको बोलना बोलते हैं, ठीक है? जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो ये देवनागरी लिपि है, ठीक है? उसके अलावा इंग्लिश भाषा में लिखा है, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट बोलेंगे तो रोमन, क्लियर? रोमन स्क्रिप्ट में यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल नेचर में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दिखाता है, मतलब भाषीय विविधता को यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है कि भाषा में कितनी हमारी विभिन्नता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसका हिस्टोरिकल रूट अगर देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉइनेज था पहले, जो कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स ने भारत पे यहाँ पर कंट्रोल किया था, उस समय जो उन्होंने अपनी 2 मोहर, 2 मोहर, ठीक है, निकाली थी, डबल मोहर निकाली थी, उससे ही यहाँ पर इसको क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, उसको ही सिंबलाइज़ करते हुए आगे इसको और मॉडिफाई किया गया है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, जो रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, जो मौद्रिक नीति को भारत के अंदर क्या करता है, रेगुलेट करता है। आज मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी और उसके अलावा फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस भी बताऊँगा। उसके अलावा करंट सिंबल भी आपको इस समय यहाँ पर इंडियन रूपी के साथ में आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर इस प्रकार से इंडियन रूपी का सिंबल आपको देखने को मिलता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अभी रिसेंटली इससे एक कंट्रोवर्सी भी आपको देखने को मिली तमिलनाडु में, जहाँ पर इंडियन रूपी का जो सिंबल था, वो एक तरीके से यहाँ पर अलग तरीके से रिप्रेजेंट करंटली यहाँ पर किया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इस सिंबल को एक चर्चा और हो रही है, ठीक है? किसने बनाया? तो उदय कुमार, जो कि आपके तमिलनाडु से ही बिलॉन्ग करते हैं, उन्हीं ने इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया है। रिसेंटली जो 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस रूपी सिंबल को। यहाँ से आप एक क्वेश्चन देख पाओगे करंटली अगर आप देखोगे तो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कॉइन सिंबल में भी रूपी आगे लगाते हुए ₹2 आपका ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 इस तरीके से कॉइन आते हैं और नोट में अगर आप बात करोगे, तो ₹1 का नोट से लेकर ₹500 के नोट तक आपको इस तरह का रूपी सिंबल आपको देखने को मिलेगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। यस। तो ये सारी बातें हैं। हिंदी की भाषा, ठीक है? जैसे आप भाषा की बात करोगे तो हिंदी, मराठी, कन्नड़ा इस तरीके से भाषा अलग चीज़ है, लेकिन स्क्रिप्ट अलग होती है यहाँ पे। तो हिंदी में जो यहाँ पर लिखा हुआ देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और जो इंग्लिश में लिखा है वो रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिम्बलाइज़ क्या कर रहा है। तो इतनी सारी बातें जानने से बेहतर है हम मेन बात पे यहाँ पर चलते हैं और वो मेन बात है यहाँ पर कि जो सिंबल है वो कंटेन कर रहा है आउटर सर्कल, ये क्या है? आउटर सर्कल है और ये आपका जो है वो इनर सर्कल है, क्लियर है? उसके अलावा ये जो है आपको जो है रोमन स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। ठीक है? रोमन स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है और ये आपको जो है इस तरीके से ऊपर की ओर देखोगे तो यहाँ पर आपको देवनागरी लिपि में आपको देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? देव नागरी लिपि में देखने को मिलेगा। क्लियर है? उसके अलावा फिर यहाँ पर आप सेंटर में बंगाल टाइगर को यहाँ पर आप देखेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है? और पीछे यहाँ पर आप पाम ट्री को यहाँ पर देखते हुए नज़र आएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। पाम ट्री देखने को मिलेगा। चलिए क्या-क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सर्कल डिनोट कर रहा है यहाँ पर, सर्कल डोंट हैव बिगिनिंग और एंड। ऑब्वियस सी बात है, लाइन का तो कोई एक सिरा होता है, बिगिनिंग होती है, एंड होता है। यस और नो? एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है। लेकिन सर्कल का क्या कोई एंड और कोई सिरा होता है, स्टार्ट होता है कोई? कभी नहीं होता। इसीलिए ये इन्फिनिटी को डिफाइन करता है, ये बताता है कि ये इन्फिनिटी है। दिस रिप्रेजेंट द फ्री मूवमेंट ऑफ एनर्जी एंड पावर ऑफ द आरबीआई एज़ अ सेंट्रल बैंक। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। दूसरी यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर जो ट्रेडिशनली इंडियन ट्रेडिशंस को यहाँ पर सिंबलाइज करता है, उसके साथ-साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका आपको जो है रेफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाके, जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री की हम जब बात करते हैं, तो 2000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी। 2500 बीसी से लेकर आपका 1200 बीसी तक प्रदर्शित होनी, जिसमें अलग-अलग तरह के आपको शहर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी और आपका बहुत सारी अदर-अदर आपको और शहरदोथल, ठीक है? इस तरीके से आपको देखने को मिले। इसमें अगर बात करोगे तो एक सिंबल मिला था जिसको हम लोग बोलते हैं पशुपतिनाथ सील। तो उसमें बहुत सारे एनिमल मिले, जिसमें आपका टाइगर, ठीक है? जिसमें आपका यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? टाइगर, ऑक्स, डियर, उसके अलावा यहाँ पर एलिफेंट, ठीक है? और यहाँ पर राइनो। तो इस तरह से आपको एनिमल इंडस वैली सिविलाइजेशन के पशुपतिनाथ की सील में देखने को मिले। तो आपको टाइगर का कहाँ से लिया गया है? वहाँ से भी लिया गया है। उसके अलावा चोला डायनेस्टी थी, उसने उसका भी सिंबल यहाँ पर क्या था? टाइगर था। तो आप सोच रहे हो कि जो रूट्स है, रूट्स से जुड़ा हुआ यहाँ पर लोगो लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक बात? उसके बाद नेशनल एनिमल भी है, पैंथेरा टिग्रिस इसको कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम।
ग्रेस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड एनॉर्मस को यहाँ पर शो करता है। पाम ट्री की अगर बात करते हैं तो पाम ट्री यहाँ पर विजुअलाइज़ कर रहा है जस्ट लाइक सन स्टार को, क्योंकि जब आप पाम ट्री की बात करते हैं इस तरह से एक एस्टेरिस्क निकलता है, जैसे यहाँ से ऐसा लगता है कि रोशनी निकल रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ से किरण निकल रही है। पाम ट्री को अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से एक क्राउन की शेप में फैला हुआ होता है। येस और नो? दैट आफ्टर अगर मैं बात करूँ ऑनर, ट्रुथ, वैल्यू, वेजिलिटी, वार्म्थ, इस तरह की चीज़ों को सिम्बलाइज़ करता है और 2 लैंग्वेज में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था आरबीआई का लोगो इन डिटेल। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो हो जाता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो चलिए आगे बात करते हैं। ईमानदारी चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। फंक्शन ऑफ आरबीआई की बात करते हैं तो ये बहुत सारे आपको फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सभी पे मैं बात करूँगा। धीरे-धीरे इत्मीनान से बात करूँगा, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाए तो फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी इश्यू करता है, अ, उसके बाद फिर फॉरेक्स को मैनेज करता है, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करता है। एज़ अ बैंकर ऑफ ऑल बैंक की तरह ट्रीट एक्ट करता है कि यहाँ पर जो आरबीआई है, वो सभी बैंकों का भी पिताजी है। समझ में आया? बैंकर ऑफ ऑल बैंक, माता-पिता ऑफ ऑल बैंक, पेरेंट्स ऑफ ऑल बैंक, गार्डियन ऑफ ऑल बैंक, सिंपल सी बात है, गार्डियन ऑफ ऑल बैंक। क्लियर है? उसके अलावा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, फिर एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है एलओएलआर, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, अंतिम पंक्ति का ऋणदाता है भाई। जब कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ पर तो आरबीआई सुनेगा आपकी बात। कहीं भी लोन नहीं मिलेगा तो आरबीआई बैंक को यहाँ पर क्या करेगा, गाइड करेगा। सरकार को लोन चाहिए तो वो किसके पास जाएगी? बैंक के पास, सॉरी आरबीआई के पास जाएगी। बैंक को लोन चाहिए तो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन चाहिए होगा, किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आरबीआई के। पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, डेवलपमेंटल फंक्शंस को लेके आना। तो चलिए आइए डिटेल में थोड़ा-सा हम लोग बात करते हुए यहाँ चलते हैं, आगे की बात। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन्हीं सब बातों को मैं आपको यहाँ पर समझाते हुए आगे बात करूँगा। जैसे करंटली यहाँ पर आप बात करोगे, चलिए एक काम करते हैं, एक काम को लिखते रहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? आरबीआई का सेक्शन 45 ज़ेड-बी, एक सेकंड, ठीक है? आरबीआई का सेक्शन 45 ज़ेड-बी क्या बात करता है? 45 ज़ेड-बी बात करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी होगी और इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मार्केट के अंदर मनी को आरबीआई क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को, मौद्रिक नीति को यहाँ पर फॉर्मुलेट करेगा। इस मौद्रिक नीति को जानने से पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है? चीज़ों को समझ लेते हैं बेटर तरीके से और किस तरीके से, ठीक है? ये मॉनेटरी पॉलिसी और यहाँ पर फाइनेंशियल पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है? क्लियर है? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी? चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले ब्लैक पेज पे जाके डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़। जब भी हम बात करते हैं किसकी भाई? मॉनेटरी पॉलिसी की, समझो, व्हिच इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द आरबीआई, ठीक है? इसकी पावर किसके पास में है? आरबीआई के पास में है। जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी को, ये फॉर्मुलेट की जाती है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर अब बात आ जाती है सर कि कौन आएगी सर यहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? ऑब्वियस सी बात है, जब आप नेशनल इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहाँ पर बात आ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। जब आप बात करेंगे स्टेट इकोनॉमी की तो वहाँ बात आ जाएगा स्टेट। समझ में आया? तो यहाँ पर हम नेशनल इकोनॉमी में बात कर रहे हैं तो हम सीधे बात करेंगे कौन-सी? सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाता है? समझो मेरी बात। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर आप अल्टीमेट गोल को देख रहे हो, जिसको बोलते हैं कंट्रोल द लिक्विडिटी, कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब आप मनी को फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो सिंपल सी बात है, इन सभी चीज़ों से क्या कंट्रोल हो जाता है? इन सभी चीज़ों से कंट्रोल होता है अल्टीमेटली आपका इन्फ्लेशन। क्या कंट्रोल होता है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको हम लोग बोल देते हैं, या शुद्ध भाषा में हम इसको महँगाई के नाम से जानते हैं। क्लियर है? समझ में आया होगा आपको? ठीक है। तो सर फाइनेंशियल पॉलिसी इसको क्यों बोला जाता है? जब हम फाइनेंशियल पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं, तो चीज़ों को समझना होता है यहाँ पे, ठीक है? फाइनेंशियल पॉलिसी जब हम बोल रहे होते हैं, तो ये वित्तीय नीति होती है और ये मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक और ये वित्तीय नीति होती है, ठीक है? वित्तीय नीति का मतलब यही है कि सरकार जो बजट लेके आती है यहाँ पे, फाइनेंशियल्स का मतलब यहाँ पर है बजट। और आपको पता है कि सर बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, क्योंकि इसका आर्टिकल 112 है और इसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं।
और इसमें सरकार क्या करती है, एक रिकॉर्ड देती है, ये रिकॉर्ड रखती है, किसके लिए सर? एक तरीके से सरकार का रिकॉर्ड होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, इसको आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, ऑफ व्हाट? रेवेन्यू, ठीक है? एक सरकारी दस्तावेज होता है, किसका? रेवेन्यू का, मतलब सरकार की आय का, और एक्सपेंडिचर का, किसका? एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर मतलब कि व्यय, सरकार के खर्चों का। तो ये एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार क्या करती है, अपने आय और व्यय को लिखती है, बताती है कि अगले वर्ष में, और नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेटेड होता है, ठीक है? एस्टिमेटेड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले वित्त वर्ष के लिए एस्टिमेशन बताती है कि अगले साल यहाँ पे सरकार को क्या मिलेगा भाई, एक तरीके से उसकी आय ये रहने वाली है और एक्सपेंडिचर ये, खर्चे ये रहने वाले हैं, क्लियर है? और स्पेशली अगर आप आय की बात करते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू की बात करते हैं, तो आपको पता है रेवेन्यू का सबसे बड़ा ज़रिया, आय का सबसे बड़ा ज़रिया जो सरकार का है, वो यहाँ पर क्या है सर? वो है यहाँ पर टैक्स। क्या है? टैक्स एंड नॉन टैक्स, कर और गैर कर आय। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? जब हम कर की बात करते हैं, जब हम टैक्सेस की बात करते हैं, तो हमको पता है सर 2 तरह के टैक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है सर डायरेक्ट टैक्सेस, और एक होता है सर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? डायरेक्ट टैक्सेस में आपके इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स जिसको आप लोग बोल देते हो, ठीक है? कॉर्पोरेट टैक्स बोल देते हो, गिफ्ट टैक्स बोल देते हो। पुराने समय पर आपके इनहेरिडिटरी टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ करते थे, क्लियर है? करंटली इनडायरेक्ट टैक्स में आपको क्या देखने को मिलता है? जीएसटी देखने को मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है? फर्दर आप बात चल करोगे तो एक्साइज़ ड्यूटी आपको देखने को मिलता है, जो पेट्रोल और लिकर पे लगती है, ठीक है? वैट देखने को मिलता है, जो अलग-अलग स्टेट करंटली आज भी पेट्रोल पे लगाते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ से सरकार ये चीज़ें कंट्रोल करती है। अब बात समझो ज़रा, सरकार भी यहाँ पर एक इस तरह से पॉलिसी लेकर आती है, नीति लेकर आती है, अगर वो टैक्स बढ़ा देगी, सोच के देखो ज़रा, अगर यहाँ पर टैक्स बढ़ा, तो कहीं न कहीं लोगों के जेब में कम पैसा आएगा, लोगों की जेब में कम पैसा रुकेगा, तो लोग अपना एक्सपेंडिचर कम करेंगे, येस और नो? तो मार्केट से फ्लो ऑफ मनी, मनी का जो फ्लो है, उसको आपने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया या नहीं कर लिया? येस और नो? तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आप महँगाई को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसका उल्टा असर ये होता है, रिperकशन ये होता है कि एक यहाँ पर आपको लॉ देखने को मिलता है, जिसमें जितना आप यहाँ पर टैक्स बढ़ाएँगे, उतना ही अमाउंट ऑफ टैक्स, देखो परसेंटेज ऑफ टैक्स जितना बढ़ाओगे आप, अमाउंट ऑफ टैक्स कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कम हो जाएगा, एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाने के बाद। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलिए येस और नो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिएगा, अगर यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। अगली बात करते हैं, इसी से रिलेटेड। तो जब हम ये सारी बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमको यहाँ पर पता है कि ये तो आ गई बात किस चीज़ की, ये हो गई सरकार की बातें, ठीक है? अब आरबीआई क्यों लेके आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी, उसका क्या लक्ष्य है? तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए लेके आता है क्योंकि मार्केट में जो पैसा आ जाता है, ठीक है? और वो किसी भी माध्यम से आ जाए, अब किसी माध्यम से कैसे आएगा? ऑब्वियस सी बात है, लोन से आएगा, ठीक है? बैंक यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, लोन को यहाँ पर ले रहे होते हैं। किससे बैंक लोन लेते हैं भैया? बैंक लोन हमेशा यहाँ पर लेते हैं किससे? गवर्नमेंट सॉरी आपका आरबीआई से, क्लियर? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, यस और नो? तो आरबीआई यहाँ पर क्या करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू 2 तरीके हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्ट करना, और एक होता है एक्सपेंशनरी, एक्सपैंड करना, ठीक है? तो अगर सिंपल सी बात है, मैं बहुत ज़्यादा टफ इसको नहीं करता हूँ, ठीक है? इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिन टूल्स में अगर मैं बात करूँ, तो कैश रिज़र्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो ऑपरेशन, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है? उसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखोगे, तो बैंक रेट आपको देखने को मिलता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये इसके टूल्स होते हैं, ठीक है? मान लीजिए लिक्विडिटी मार्केट में क्या है? कम है। लिक्विडिटी मार्केट में कम है, मतलब मार्केट में पैसा कम है। आरबीआई क्या करेगा? इन रेट्स को डिक्रीज़ करेगा। येस और नो? पहला स्टेप। इसके दूसरे स्टेप में क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा? कि जो लोन है बैंकों का, ठीक है? वो सस्ता हो जाएगा। क्योंकि आरबीआई ने जब रेट कम किया है, तो बैंक्स भी क्या करेंगे यहाँ से? सस्ते दरों में लोन लेना शुरू करेंगे आरबीआई से। कम रेपो रेट पे लोन लेना शुरू करेंगे आरबीआई से, ठीक है? तो बैंकों के पास में जो है लिक्विडिटी वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। येस और नो? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर? लेस है, कम है। समझ में आया? ठीक है? अब जब लिक्विडिटी बैंक के पास ज़्यादा आ जाएगी, तो बैंक अपने जेब में रख के तो उसको बढ़ा नहीं सकता है, ठीक है? उसको किसको? जनता को देना पड़ेगा, और जनता को देने के लिए उसको फिर से अपने रेट्स क्या है, कॉम्पिटिटिव वाइज़ कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पब्लिक को भी क्या होगा? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पर लोन मिलेगा।
उनके पास भी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। बोलिए येस और नो? जनता के पास जब लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है भाई? डिमांड बढ़ जाती है। और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका क्या बढ़ जाता है? प्राइस। आपने सिंपल सा रूल सुना होगा, डिमांड एंड प्राइस थियरी। सुनी? जिसका डिमांड बढ़ता है उसका प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर जिस किसी चीज़ का ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो अल्टीमेटली वो क्या लेकर आएगा मार्केट के अंदर? इन्फ्लेशन, मतलब महँगाई लेकर आएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट तो इधर हो गया था, ठीक है? दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि सर, ठीक है, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया? कम किया। इसकी वजह से क्या हुआ? सस्ते दरों में बैंकों के यहाँ पर लोन ज़्यादा लेने लगे, जिसकी वजह से बैंक का जो लिक्विडिटी था, वो बढ़ गया। बैंक का लिक्विडिटी बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पब्लिक के पास में लिक्विडिटी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। बैंकों को लोन सस्ते दर पे मिले, तो बैंकों ने जनता को लोन जो है सस्ते दरों पे दिया, तो उनके पास भी पैसा ज़्यादा हो गया। उनके पास पैसा ज़्यादा हो गया तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा जेब में आता है, रुकता नहीं है। कभी आपने फ़ील किया है ऐसा? भाई जेब में पैसा आया, कभी नहीं रुकेगा। उससे आप अपनी इच्छाएँ पूरी करोगे, कुछ ना कुछ वस्तुएँ खरीदोगे ही खरीदोगे। जो भी आपकी इच्छाएँ, जो भी आपके यहाँ पर डिज़ायर्स होंगी। डिमांड बढ़ने का मतलब यही है कि सर, प्राइस इंक्रीज़ कर जाना, और प्राइस अगर इंक्रीज़ करेगा तो अल्टीमेटली इसका दूरभाषी परिणाम यही होगा, दूरदृष्टि में इसका परिणाम यही होगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। समझ में आया? दूसरा केस ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को श्रिंक करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलेगा कि आरबीआई को ऑलरेडी पता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है। आरबीआई यहाँ पर क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर देगा। समझ में आया? जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर देगा, तो अल्टीमेटली बैंकों को भी यहाँ पर क्या मिलेगा? लोन क्या मिलेगा? महँगा मिलेगा। ठीक है? तो बैंकों की लिक्विडिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी। जब बैंकों की लिक्विडिटी कम होगी तो ये भी कम लोन बाँटेंगे, तो पब्लिक की लिक्विडिटी कम होगी, तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा। जब पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो वो क्या करेंगे? कम डिमांड करेंगे, और जब कम डिमांड करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है भैया कि उतना डिमांड नहीं है तो अपने आप जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो प्राइस क्या कर देंगे? जब डिमांड ही नहीं है तो मार्केट में वो प्राइस को कम करते जाएँगे, धीरे-धीरे कम करते जाएँगे, और इससे कहीं न कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। आई होप दिस वाज़ बी क्लियर। इससे क्या कंट्रोल हो जाएगी? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये ही मेन फंडा रहता है मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल शांत भाषा में समझाने का मैंने ट्राई किया है यहाँ पे। स्नैपशॉट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर आप कहोगे संजय सर आपने समझाया नहीं था। चलिए, सो अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को समझने, देखो मॉनेटरी पॉलिसी हमको समझना है, तो हमको बेसिक समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इत्मीनान से जाके उधर आपको समझाया जाके, ठीक है? इत्मीनान से समझो, धीरे-धीरे समझो। देखो, हमेशा जीत कछुए की होती है, खरगोश की नहीं होती है। ये बात ध्यान रख लेना। धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। सिंपल सा लॉजिक है। जितना आप ग्रेजुअली धीरे-धीरे चीज़ों को समझोगे, उतने आपके दिमाग के चक्षु खुलेंगे, धीरे-धीरे आप, और आपका ब्रॉड विज़न होगा, चीज़ों पे आपको थॉट्स आना शुरू हो जाएँगे, और कहीं न कहीं लॉन्ग रन में वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद क्या है? अगर हम यहाँ पे सिंपल सी बात करें, तो टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत इत्मीनान से बताया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन से क्या कंट्रोल होगा सर? मार्केट की लिक्विडिटी कंट्रोल होगी। येस और नो? इसीलिए आपको पता होगा कि पहले मॉनेटरी पॉलिसी जो थी, वो साल में 2 बार आती थी, 6 महीने में 1 बार। अब उसको क्या किया गया है? हर 2 महीने में किया गया है। इसका मतलब उसको जो है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो कब-कब आएगी आपको पता है सर? ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में पहली बार आएगी। फिर कब आएगी? दैट ऑब्वियस सी बात है सर, जून में आएगी, मई तो चला गया, ठीक है? देन अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, एंड लास्ट कब आती है? फरवरी में आती है। तो इसीलिए अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार आती है? कई सारे बच्चे ये भी नहीं बता पाते हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। इंटरव्यू का प्रेशर ऐसा होता है कि वहाँ पर बड़े-बड़े लोग फंबल कर जाते हैं। समझ में आया? ठीक है? तो इसीलिए धीरे-धीरे चीज़ों को पढ़ो, धीरे-धीरे चीज़ों को समझो, धीरे-धीरे ग्रैब करो, बार-बार लिख के देखो, क्योंकि ये बात समझो, जितना आप लिख-लिख के देखोगे, जितना आप नोट्स बना-बना के चीज़ों को देखोगे, उतने लंबे समय तक आपको याद रहेगा। समझ में आया? खाली बैठे हो, पेन पेपर लेके बैठो, जो भी इस दिन भर में पढ़ा है उसको बस उसी तरीके से लिख-लिख के रिवाइज़ करो। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसी को हम मौद्रिक नीति भी बोल देते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को। फिर आ जाता है करेंसी। तो आपको सिंपल सी बात बता दूँ कि आपको पता है सर, चाहे प्रिंटिंग की बात करी जाए, चाहे इश्यू की बात करी जाए, इश्यू करने की बात करी जाए, और चाहे रेगुलेट करने की बात करी जाए, चाहे मार्केट में सप्लाई करने की बात करी जाए, ये सारा काम किसका है? आरबीआई का। सर ये पता कहाँ से लगा? भाई, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 22 से पता लगा है आपको। क्या है सर? मोनोपोली ऑफ आरबीआई है, याद आया? पढ़ाया था कल ही मैंने। मोनोपोली ऑफ आरबीआई है, टू प्रिंट द करेंसी, टू इश्यू द करेंसी। उसके अलावा सेक्शन नंबर 24 भी कल मैंने बताया था आपको, मैक्सिमम डिनोमिनेशन, सबसे बड़ा नोट कौन-सा
यहाँ पर छाप सकता है आरबीआई। ऑब्वियस सी बात है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, सर 10,000 रुपए तक का नोट यहाँ पर आरबीआई छाप सकता है। फिर बात आ जाती है सर सेक्शन नंबर 26 की। तो सेक्शन नंबर 26 की जब अपन बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं तो इसको बोलते हैं लीगल टेंडर, ठीक है? लीगल टेंडर का मतलब कोई भी यहाँ पर नोट मार्केट में चलेगा, बंद होगा, कितना चलेगा, कब तक चलेगा, ये सारी की सारी बातें डिमोनेटाइजेशन इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट में डिमोनेटाइजेशन का केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन हुआ था, तो आरबीआई ने कहा था कि हमारे पास में सेक्शन 34 ऑफ आरबीआई एक्ट है, जिसके अंदर सॉरी सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 है, जिसमें सीधी बात लिखी हुई है कि आरबीआई के पास में लीगल टेंडर कब कोई नोट चलेगा, कब किसी नोट को बंद किया जाएगा, ये अधिकार है। समझ में आया? फिर दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर मैनेज द फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व कैसे? तो यहाँ पर बात आ जाती है फॉरेन, जो फॉरेन की करेंसी है, चाहे आप डॉलर की बात कर लीजिए, येन की बात कर लीजिए, युआन की बात कर लीजिए, रिन्मिबी की बात कर लीजिए, पाउंड की बात कर लीजिए, स्टर्लिन की बात कर लीजिए, रूबल की बात कर लीजिए। रूबल रशिया की है, समझ में आया? डॉलर अमेरिका की है। तो इस सब का क्या होता है, एक ना पाउच बनता है, समझ लो, ठीक है? बटुआ बनता है, ठीक है? एक पर्स बनता है और इस पर्स को सँभालने का काम आरबीआई का है, इतना समझ लो, जिसके अंदर फॉरेन करेंसीज़ रखी हुई हैं। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना? उन सभी को मैनेज करने का काम यहाँ पर कौन करेगा? आरबीआई करेगा, ठीक है? और इसके अंतर्गत आपको पता होगा एक एक्ट है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि कब आया था? 1999, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिर दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि सर बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक, भाई सभी बैंकों के यहाँ पर ये गार्जियन हैं, ही इज़ द गार्जियन ऑफ ऑल बैंक, दादा-दादी, माता-पिता, रेगुलेटर है ये, ठीक है? रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक। 19 आपको पता होगा कि अ, सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई 1934 सीआरआर की बात करता है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बात करता है एसएलआर की। तो सभी बैंकों के लिए यहाँ पर रेगुलेशन करने का काम, बैंकों पर पेनल्टी लगाने का काम इसी का है, पेनल्टी इम्पोजिशन का काम इसी का है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये गार्जियन ऑफ ऑल बैंक है। किसी बैंक को यहाँ पर जो है लाइसेंस देने का काम आरबीआई करता है। चाहे वो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस हो, चाहे वो यहाँ पर आपके नैरो बैंक का लाइसेंस हो, डिफरेंशियल बैंक का लाइसेंस हो, इवन नॉन बैंकिंग कंपनीज़ जितनी भी होती हैं, माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज़ भी होती हैं यहाँ पे, उन सभी को यहाँ पर लाइसेंस देने का काम आरबीआई करता है। क्लियर हो गया बात? फिर यहाँ पर बात आता है कि सर बैंकर टू द गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, वो सभी एक अकाउंट यहाँ पर ओपन करके रखती हैं, ठीक है? इवन दो आपके जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी यहाँ पर अकाउंट ओपन करती है, किसके साथ में? आरबीआई के साथ में। क्लियर है? आरबीआई से वो बोरोइंग करते हैं, इसको इंटरनल बोरोइंग बोलते हैं। इवन दो आरबीआई यहाँ पर क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी छापता है, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। समझ में आया? जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रेज़री बिल्स, हाँ? 3 तरह के होते हैं यहाँ पर 91 डेज़ के, 182 डेज़ के, 364 डेज़ के। क्लियर है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल और इंडियन कॉर्पोरेट्स, इन सभी के लिए यहाँ पर अल्टीमेटली इन सभी ट्रेज़री बिल को यहाँ पर वो परचेज़ करते हैं। आई होप दिस मच क्लियर। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, अंतिम पंक्ति का ऋणदाता, गारंटर है आरबीआई। कोई नहीं काम आएगा, कोई लोन नहीं दे रहा है, किसी तरह किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यहाँ पर आरबीआई बैठा हुआ है। आई होप दिस मच बी क्लियर। पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम, रूल बनाने का काम, गाइडेंस करने का काम, गाइडलाइन लाने का काम, येस और नो? ठीक है, रेगुलेट करने का काम किसका है भैया? आरबीआई का है। डेवलपमेंटल फंक्शन की बात कर ली जाए तो ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई डेवलपमेंटल फंक्शन में बात करता है, क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर डिजिटल करेंसी लेकर आया है आरबीआई। आरबीआई यहाँ पर अवेयरनेस में बात कर रहा है। आरबीआई यहाँ पर डिजिटाइज़ेशन पे बात कर रहा है। समझ में आया नहीं आया? हुँ? उसके अलावा आपको पता होगा कि एग्रीकल्चरल के लिए, ठीक है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, हाउसिंग के लिए और आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग-अलग बैंक यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। ठीक है? पता होगा आपको। एग्रीकल्चर के लिए जैसे नाबार्ड है, ठीक है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? एक्सिम बैंक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, हाउसिंग के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है? और इंडस्ट्रीज़ के लिए आप बात करोगे तो सिडबी आ जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों 1982 में बने, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ये 1986 में बना, 1988 में सॉरी। उसके अलावा बात कर ली जाए, ये 1990 में बना, सिडबी। क्लियर है? ये दिल्ली में स्थित है, ये दोनों मुंबई में स्थित हैं और ये आपका लखनऊ में स्थित है। तो इन सभी पर कंट्रोल करने का भी काम, इन सभी को भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आई होप आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ गई। और ये बात समझो, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है? आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, तो आप बस ये 3 चीज़ें याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी,
आरबीआई का काम होता है फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा, इश्यू द करेंसी, करेंसी को इश्यू करना। तीसरा, मैनेज द फॉरेक्स, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये 3 चीज़ें इत्मीनान से याद रखोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आनी है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सारी बातें हैं। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेटर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी लिखा हुआ है। सारी बातें हैं, जो मैंने आपको समझाने की बात कही, आप इत्मीनान से इसको वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी, रेगुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मार्केट स्टेबलाइजेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन, मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबल रहे। देखो इन्फ्लेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन में आप जो है, आज जो है, पहले क्या था, 1 केजी आपके पास में जो पोटैटो मिल रहे थे, आलू मिल रहे थे, वो 1 केजी में मिल जाते, ₹10 मिल जाते थे, ठीक है ना? अब उसी 1 केजी के लिए यहाँ पर आपको जो है ₹15 देने पड़ रहे हैं, समझ में आया? क्लियर? तो एक्स्ट्रा ₹5 आपको देना पड़ रहा है, प्राइस स्टेबल कहाँ है? समझ में आया? इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट ये होता है, प्राइस इनस्टेबल हो जाते हैं, बहुत ऊपर-नीचे भाग रहे होते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी सुपरविज़न, सभी बैंकों के माता-पिता हैं भैया ये, ठीक है? सभी बैंकों के गार्जियन है ये। मैंने कहा फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेम एक्ट 1990, और इससे एक्सटर्नल ट्रेड है, पेमेंट्स हैं, उन सभी को यहाँ पर ये मैनेज करता है। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद पहले, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें 2 अकाउंट होते हैं आपके, ठीक है? और बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझाते हुए मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ठीक है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बस ये डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज़ रहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम विजिबल गुड्स को देखते हैं, मतलब कोई भी वस्तु, जैसे चाइना से हम आज की डेट में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने कंप्यूटर, ओर, मेटल, समझ में आ रहा है ना? दवाओं के लिए फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हम जो सॉलिड फॉर्म में, या फिर ऐसी चीज़ें जो टैंजिबल है, जिसको हम फ़ील कर सकते हैं, विजिबल है हमको, उस तरह के ट्रेड को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंट करते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर तरह का ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रहा है? डिविडेंड, प्रॉफिट, रेमिटेंस, ये सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट होता है। क्लियर है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा टर्म है, बैलेंस ऑफ ट्रेड उससे छोटा टर्म है। क्लियर? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में, छोटी-छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग धीरे, भाई कोई घर से सीख के नहीं आता है, ठीक है ना? सबको यहीं सीखना पड़ता है। धीरे-धीरे, धीरे हम लोग सीखते जाएँगे चीज़ों को, ठीक है? स्लोली, स्लोली। इश्यू द करेंसी मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? और इश्यू द करेंसी में एक बात ये ध्यान रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे जानना, ₹1 का नोट और कॉइन्स, ठीक है? इसको रेगुलेट करने का काम मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है? छापने का काम, वैसे जो कॉइन्स होते हैं वो मिंट होते हैं, ठीक है? और नोट जो होते हैं वो प्रिंट होता है, प्रिंट एंड मिंट, समझ में आया? क्लियर है? इनको प्रिंट एंड मिंट करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रिंट होते हैं, क्लियर है? लेकिन लेकिन फिर से बता रहा हूँ मैं एक और चीज़, ₹2 के नोट से लेकर, ये नोट था ₹1 का नोट, क्लियर है? ₹2 के नोट से लेकर मैक्सिमम डिनोमिनेशन, जो कि आपका ₹10,000 का नोट कभी बनेगा? अभी तो करंटली आप जो है ₹500 तक का ही नोट ही चला रहे होते हो, येस और नो? ठीक है? डिनोमिनेशन जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है? ये अल्टीमेटली आरबीआई प्रिंट करो, इश्यू करो, रेगुलेट करो, ये सब काम कौन करता है? आरबीआई। इसीलिए आप देखते होंगे इन पर जो है सिग्नेचर जो होता है वो आरबीआई गवर्नर का होता है, क्लियर है? इस पे जो सिग्नेचर होता है वो किसका होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई, क्लियर है? लेकिन इस पे जो सिग्नेचर होता है वो होता है सेक्रेटरी ऑफ, यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी का, ठीक है? समझ में आया? बोलिए येस और नो? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, छोटा-सा टर्म है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रॉय करना करेंसी को, कहाँ से पता लगा अभी हमको? सर ये पता लगा हमको सेक्शन आपका 22, ठीक है? सेक्शन 24, सेक्शन 26 पढ़ के आए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग, ठीक है ना? थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं अभी इसको हम। इस तरीके से यहाँ पर एडुकेट फंक्शन, इस तरीके से करेंसी, डेवलपमेंटल रोल, ऑब्वियस सी बात है, वाइड रेंज ऑफ प्रमोशन करना बैंक फंक्शंस को नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए सपोर्ट करना, सुपरविजनरी फंक्शन, पेमेंट सेटलमेंट करना, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा सर, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट आया था 2007 में, ठीक है? इसी के बाद बनाया गया था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिलीप असबे सीईओ, क्लियर? करंटली मुंबई में स्थित है, 2008 में बना था, ठीक है? और इसी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं 2012 में, रुपे कार्ड, क्या देखने को मिलता है? रुपे कार्ड 2012 में आया था, ठीक है? और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, जैसे कि आप बात करोगे तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, नैच, ठीक है? क्लीयरिंग सिस्टम, नेशनल क्लीयरिंग सिस्टम, इसकी अगर बात कर ली जाए, और फिर आप यूपीआई की बात करते हो यहाँ पर, ठीक है?
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में आया। क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए। तो पेमेंट सिस्टम्स को भी यहाँ पर अपग्रेड करना और यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी के लिए लार्ज पब्लिक सेफ्टी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करना, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं अल्टीमेटली। रिलेटेड फंक्शन तो मैंने कहा यहाँ पर बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, बैंकर्स ऑफ बैंक भी होता है। शेड्यूल बैंक जैसे मैंने कहा, सभी शेड्यूल बैंक में जो भी प्रॉब्लम आएगी तो सेकंड शेड्यूल में सारे शेड्यूल बैंक लिस्टेड होते हैं। सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही सारी बातें मैंने अभी आपसे करी हैं इन डिटेल। ठीक है? हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इत्मीनान से आप पढ़ सकते हैं ये सारी बातें। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया ब्लैक स्लाइड में, जैसे मैंने कहा था कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लेके आती है, बजट लेके आती है जिसमें आपका एक्सपेंडिचर, टैक्सेस ये सारी चीज़ें कंट्रोल करी जाती है। समझ में आया? और टैक्स अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि अमाउंट ऑफ रेवेन्यू घट जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत कम टैक्स को फ्लक्चुएट करती है। समझ में आ रहा है? ठीक है? लेकिन जो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा महँगाई है तो इसीलिए आरबीआई का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि फिस्कल पॉलिसी साल में 1 ही बार आती है ना भई 1 अप्रैल को। बजट तो साल में 1 ही बार आएगा ना। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी साल में 2 बार आती थी पहले हर 6 महीने पे, लेकिन उसको भी कट डाउन करके यहाँ पर क्या किया गया, उर्जित पटेल रिकमेंडेशन के बाद में यहाँ पे क्या किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी को हर 2 महीने बाय मंथली कर दिया गया, ठीक है? तो जिसके अंदर आपको वेरियस टूल्स देखने को मिलते हैं, चाहे आप यहाँ पर बात कर लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टूल, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टूल में यहाँ पर आप बात करोगे तो सीआरआर, एसएलआर अभी मैंने आपको बताया कैश रिजर्व रेशियो और आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये देखो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टफ नहीं है, ठीक है? अभी घबराओ मत, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मॉनेटरी पॉलिसी वाला, उसमें मैं बहुत इत्मीनान तरीके से एक-एक शब्द को यहाँ पे समझाऊँगा। ठीक है? अभी बस लेक्चर को सुनो, कोशिश ये करो इस चीज़ को रिपीट करने का, कैश रिज़र्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक-एक शब्द को मैं तोड़-तोड़ के यहाँ पर बताऊँगा, शब्द का अर्थ भी बताऊँगा क्या होता है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है? इनडायरेक्ट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, सारी बातें बताऊँगा। अब होता क्या है देखो, मनी फ्लो किधर से किधर होगा, इसको थोड़ा-सा मैं थोड़ा समझाते हुए आपको बताता हूँ, ठीक है? मनी फ्लो किधर से किधर होगा, आरबीआई से मनी फ्लो किधर होगा, बैंक की ओर जाएगा, ऑब्वियस है मनी फ्लो यही तो होता है ना, बैंक आरबीआई से लोन लेंगे, तो क्रेडिट बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा, लैंडिंग बढ़ेगी और उससे किसके पास जाएगा, इंडस्ट्रीज़ के पास जाएगा और न्यू बिज़नेस हाउसेज़ के पास जाएगा। इससे इफ़ेक्ट क्या होगा 2 चीज़ों की, फैक्ट्रियाँ बढ़ाएँगे वो, अपना काम बढ़ाएँगे वो, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब फैक्ट्रियाँ बढ़ाएँगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है या व्हाइट कॉलर जॉब है या किसी तरह की जॉब है। अभी की डेट में वो टैक्स स्लैब में आ जाते हैं अगर उनको सैलरी जो है बैंक टू बैंक ऑफर करी जाती है। समझ में आया? तो अगर वो टैक्स स्लैब में आ जाएँगे तो सरकार को भी बेटर टैक्स मिलेगा। बोलिए येस और नो? तो जब लोगों के हाथ में सैलरी आएगी, सरकार को टैक्स मिलेगा। जब लोगों के हाथ में सैलरी आएगी तो उससे इफ़ेक्ट क्या होगा? उनकी परचेज़िंग पावर बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता, ठीक है? सोच के देखो, एक व्यक्ति जब जॉब में आता है तो जो भी उसकी डिज़ायर्स होती हैं, वो जो भी पाना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है, मुद्रा पैसा आएगा उसके पास में, तो वो खरीदेगा, चाहे घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, अपना कॉस्मेटिक्स खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, फिर यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ना, जीडीपी ग्रोथ बढ़ना, उसका एक साइड इफेक्ट है कि इन्फ्लेशन आएगा ज़रूर। जैसे थैनोस चुटकी बजाते वक़्त कहता था खुद को, आई एम इनेविटेबल, मैं नियति हूँ। समझते हो ना? इनेविटेबल का मतलब? नियति का मतलब क्या है कि आप जब भी ग्रोथ पे फ़ोकस करोगे, ये बात समझना, ठीक है? हमेशा उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन। तो एक बात बताओ, क्या ग्रोथ की ही ना जाए, महँगाई से बचने के लिए? हाँ, अगर ग्रोथ नहीं करोगे तो एम्प्लॉयमेंट भी तो नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ? एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, ग्रोथ नहीं करोगे, टैक्स भी नहीं बढ़ेगा। हाँ? टैक्स नहीं बढ़ेगा, सरकार और स्कीम्स कैसे लेके आएगी और लोगों को राहत कैसे दे पाएगी और सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएगी? सरकार को रेलवे बनाना है, सरकार को मेट्रो ट्रेन लेके आनी है, सरकार को सड़क बनानी है, सरकार को कॉलेज बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कैसे करेगी सरकार ये सब काम? इस डर से हम डर जाएँ कि नहीं ग्रोथ करेंगे तो इन्फ्लेशन आएगी, नहीं। उसी को रेगुलेट करने के लिए, उसी इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए घर में गैस लगी उसके नीचे रेगुलेटर लगा होगा, है ना? आप देखोगे उसको गैस की आँच को कम, धीमा, तेज़ कर लेते हैं हम लोग। वही रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आती है। अभी समझ में आया? अभी जब दिखेगा अचानक से महँगाई बढ़ रही है, क्या करेगा? आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को क्या करेगा? बढ़ा देगा। समझ में आया? जिससे क्या होगा बैंक में लिक्विडिटी कम जाएगी। बैंक में लिक्विडिटी कम जाएगी अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन जो यहाँ पर ज़्यादा पैसा जा रहा था जनता के पास में वो पैसा कम हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि रिसेशन आ जाएगा। समझ में आया?
क्योंकि जब कंपनियों को, इंडस्ट्रीज़ को पैसा नहीं मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी यहाँ पे देखने को मिलेगा, कंपनियाँ बंद होने लगेंगी ना। लोन नहीं मिल रहा है और सारी चीज़ें, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं हो रही मार्केट में, कोई खरीदने वाला अगर नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट बना के अपने घर में रखेंगे? नहीं ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो दो धारी तलवार है एक तरीके से आरबीआई के पास में, ठीक है? जब वो ग्रोथ को बढ़ाने जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है? और जब इन्फ्लेशन को सँभालने जाता है, तो रिसेशन आ जाता है। समझ में आया? मंदी। तो मंदी को भी रोकना है, और मंदी को रोकना है तो फिर पैसा इन्फ्यूज़ करना है मार्केट के अंदर, पैसा सस्ती दरों में देना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रेट्स को कम करेगा आरबीआई। जब रेट को कम करेगा तो अल्टीमेटली लोगों के पास में फिर पैसा आना शुरू होगा, फिर वही विसियस साइकिल शुरू हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इन्फ्लेशन। तो ये बात समझो, मार्केट से महँगाई कभी भी नहीं जा सकती। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसीलिए आरबीआई एक टॉपिक लेके आया, एक पॉइंट लेके आया जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट। क्या बोलते हैं इसको? टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट। कि हम एक टारगेट करके चलें कि हमको इन्फ्लेशन को इस दायरे में रखना है, और वो दायरा होता है 4 ±2%। क्लियर है? तो इन्फ्लेशन आपकी जो है वो 2 से लेके 6 के बीच में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अगर 6 से ज़्यादा महँगाई चली गई, इसका मतलब आरबीआई फिर क्या करेगा? रेट कट करेगा। रेट कट करेगा, मार्केट में फिर पैसा कम होगा, मार्केट में पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट से डिमांड कम होगी, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट पैदा हो जाएगा एक तरफ क्या? रिसेशन। और अगर 2 से कम रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी मार्केट में रिसेशन है, मार्केट में ग्रोथ लेके आनी है उसको। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत इत्मीनान से बताया जाने वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? अब जो हम अगली बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, वो हम बात करेंगे आरबीआई की सब्सिडियरीज़ के बारे में। जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल ये पहले हुआ करते थे, ठीक है ना? जैसे एनएचबी और नाबार्ड, बाद में इसको फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कर दिया गया, फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड हो गई, तो आज की डेट में ये नहीं है, ठीक है? तो आज की डेट में आप अगर बात करोगे तो क्या है भाई? डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिबिट, ठीक है? आरबीआई, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इफ्टास। इफ्तास का फुल फॉर्म यहाँ पर है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड है, ये अप्लाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाइड सर्विसेज। क्लियर है? और उसके साथ-साथ में इनोवेशन हब। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आई होप यू एन्जॉय द क्लास। थैंक यू अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर डे।